जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही अन्नपूर्णा सेवा संघ द्वारा संचालित ऑक्सीजन बैंक का तृतीय स्थापना दिवस मनाया गया। अन्नपूर्णा सेवा संघ द्वारा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन हेतु शुरू की गई अन्नपूर्णा भोजनशाला एवं ऑक्सीजन बैंक का अन्नपूर्णा एम्बुलेंस सेवा का नाम विश्व पटल पर आ चुका है। कैसे हम भोजन उपलब्ध कराएं? उसके लिए गठन 3 मार्च को हुआ और 7 अप्रैल को अन्नपूर्णा भोजनशाला का शुभारंभ इसी अस्पताल परिसर में किया गया, जहां पर आप लोग सभी ने देखा कि बाहर कैसे भट्टी लगाकर भोजन कराते थे, पत्तल में लकड़ी की चम्मच देकर, कागज का दोना देकर। हमेशा प्रत्येक सभी की ये भावना होती थी कि हमको जैसे हम अपने घर में भोजन करते हैं, डाइनिंग टेबल पर उठाकर उन्हें भोजन करा सके, काश ऐसा हो जाए। रक्तदान का कार्य भी साथ साथ हमारा चलता रहा। लगभग हर साल रक्तदान 100 रक्तदान होते रहे। राजा वहां भी थाली लगा दो, राजा पूरे में लगवा दो थाली सारी। उसकी पहचान लोगों में गई। अन्नपूर्णा को अपना महत्व समझ में आया, लोगों को अन्नपूर्णा का महत्व समझ में आया। बुरे वक्त में कौन किस तरह से अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छे कार्यों का कौन साथी बन सकता है, हम अपने कर्म कैसे सुधार सकते हैं, अपने जैसे किसी इंसान की कैसे हम मदद कर सकते हैं, इसकी परख हम सभी लोगों को कोरोना काल में हुई। अपनी जान पर हमारे साथ के सभी अन्नपूर्णा साथियों ने खेलकर, जहां लोग मर रहे थे, घर से नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोग घर से निकले और लगातार सेवा करें। चाहे वो हमारे भोजनशाला में कार्य करने वाला वेतनभोगी स्टाफ हो, चाहे वो हमारे साथी हम साथी हो, चाहे शहर के डॉक्टर्स हम साथी हो, सभी लोगों ने दिलो जान से कोरोना काल में सेवाएं दी। उस समय आवश्यकता पड़ी ऑक्सीजन बैंक की। लोग मर रहे थे ऑक्सीजन से। हमारे भाई रवि तिवारी जो ललितपुर में है, भोपाल में रहते हैं, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, आवश्यकता थी तकरीबन बहुत सारे कंसंट्रेटर और सिलेंडर की। आज हमारे भाई रवि तिवारी की बदौलत और साथ में कुछ अन्य दानदाताओं की बदौलत हमारे पास 80 ऑक्सीजन सिलेंडर है, 50 बड़े और 50 छोटे और 30 बड़े और 36 कंसंट्रेटर है। आज की तारीख में 25 कंसंट्रेटर चल रहे हैं, 8 ऑक्सीजन सिलेंडर चल रहे हैं, 33 की मात्रा में आज की संख्या में चल रहे हैं। उस समय लगातार चल रहे थे। गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ी, हमने 40 सिलेंडर गवर्नमेंट को दिए, डीएम साहब ने मांगे, अस्पताल में दिए, क्योंकि अस्पताल में भी मात्र 84 थे। और ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर भले कितने लगे हो, सैकड़ों की संख्या में लगे हो, सिर्फ सैकड़ों लोगों में लगे हो, लेकिन करीब 10 लाख की जनता को हिम्मत मिली थी उसकी हमारे शहर में, क्योंकि लोग 5-5, 6-6 हजार रुपए में ऑक्सीजन बेच रहे थे। ग्वालियर में, आगरा में कई कांड लोगों ने पढ़े कि आगरा में कैसे रूप में पूरा कैसे लोग मर रहे, ऑक्सीजन बंद कर दी उन्होंने, कई लोग मर रहे थे कोरोना काल में। ऐसे में ललितपुर में हर आदमी घोड़ा था, भैया हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, कुछ रिजर्व में रख लिए, कुछ पावरफुल अपनी ताकत से अस्पतालों में सेटिंग कर लिए कि भाई हमें वक्त में मिल जाएगी क्या। और जो कमजोर हृदय के लोग थे उनको तो कोरोना नहीं हुआ, तो उन्हें लगा कि हमें कोरोना हो गया, हम तो मर ही गए। ऐसे में ऑक्सीजन बैंक ने उस हिम्मत का काम किया जो कि आप समझ सकते हैं। जितना ऑक्सीजन ने काम नहीं किया, ऑक्सीजन बैंक की स्थापना ने वो हिम्मत देने का काम किया और हजारों लोगों को उस हिम्मत के कारण उनकी शायद जान बची। आज उस ऑक्सीजन बैंक का हमारा स्थापना दिवस है, जिसके बारे में हमारे भाई कल्याण कमलकांत जी है, जिन्होंने बखूबी अपने कामों को संभाला। उसके फौरन बाद एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ी। एक उत्तरदाता परिवार ने 10 लाख रुपए अन्नपूर्णा सेवा संघ को प्रदान किए, जिसमें 8,40,000 की पहली एम्बुलेंस आई और साथ में डीजल के लिए उन्होंने एम्बुलेंस चलाने के लिए प्रदान किया। भाई जी आप लोग इसके आगे थोड़ा सा आइए। हाँ, मैंने यहाँ पे आके ये देखा कि जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में त्राही मची हुई थी, हाहाकार मची हुई थी, लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, जिनके पास किसी के पास बेड नहीं थी, जिनके पास डॉक्टर नहीं थे, जिनके पास ऑक्सीजन नहीं थी,
उस समय में ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए इतना बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उनको हर संभव मदद दे रही थी, प्रोवाइड कर रही थी। उनको खाना भी दे रही थी, उनको बिस्तर भी दे रही थी, उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी ऑक्सीजन की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था कर रही थी। तो चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा काम है रिसर्च करना, पढ़ाना बच्चों को, कंसल्टिंग करना, प्रोजेक्ट करना। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि सच में ग्राउंड पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब घर में ना उठ के बैठते, मतलब उस टाइम पे तो हर कोई घर में बैठा हुआ था, बाहर नहीं निकल रहा था, लोगों के लिए बढ़ नहीं आ रहा था, लेकिन ये संस्था लोगों के लिए बढ़ चढ़ के आगे आके उनकी हर संभव मदद कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, रिसर्चर हूँ, किस तरीके से हम इस संस्था को, इस ऑर्गेनाइजेशन को सबको बता सकें, सबको जानकारी दे सकें कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो हर संभव मदद प्रोवाइड करना चाहते हैं जरूरतमंदों को। तो फिर मैंने इसको चालू किया, प्रोजेक्ट को लिखना चालू किया। और मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ तो मैं क्लासरूम में जब पढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि पढ़ाई से ही सारा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है, आपको केस स्टडी बतानी होती है, तब लोग उसके साथ सीखते हैं। मान लो आपको तैराकी पे क्लास लेनी है, आप ब्लैक बोर्ड पे तैराकी समझा नहीं सकते कि कैसे तैराकी करनी है, कैसे हाथ पैर चलाने हैं, आपको करके दिखानी पड़ेगी, आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके आदमी स्विमिंग सीखेगा। इसी तरह मैनेजमेंट संस्थाएं, जितनी भी मैनेजमेंट स्कूल में संस्थाएं, वहाँ पे किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, वहाँ पे बताया जाता है कि देखो ये संस्था है, ये एनजीओ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कितने अच्छे ढंग से सीमित संसाधनों में भी कितनी अच्छा सहयोग और लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखा रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल एमबीए के स्कूलों में दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो ये होती है केस स्टडी। भारत में 8000 मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, एमबीए कॉलेजेस हैं भारत में, और ये केस स्टडी ऐसे 168 देशों में पढ़ाई जाएगी। तो आप 8000 का गुणा कर दीजिए 168 में, इतने लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, इतने प्रोफेसर्स के पास अवेलेबल रहेगी जो कि अपनी क्लास में इसको उठा के पढ़ा के बच्चों को बताएंगे कि देखिए वहां ललितपुर में भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, एक छोटी संस्था एग्जिस्ट करती है जिनके पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन कितने बड़े रूप में वो काम कर रहे हैं, ये बताया। और ये पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सब जगह सबके पास ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा नाम है संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ में जो कार्यकारिणी सदस्य और जो समिति जुड़ी हुई है उनके लिए, क्योंकि उनका योगदान अब ऊपर उभर के आ रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अमित भैया का, जिनका मतलब अब नाम आगे आएगा और मतलब लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनकी मेहनत दिखाई दे रही है। धन्यवाद। लोग आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको नहीं, ऐप नहीं है, ये तो वेबसाइट पे आप ये 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास 168 देशों में थे, लेकिन हम लोग टैक्सियां भर के ले जाते थे, खिचड़ी भर के ले जाते थे, पूड़ियां भर के ले जाते थे, और वहाँ के लोगों को, महाराष्ट्र के और साउथ के लोगों को जो वहाँ से बॉर्डर पर आ रहे थे, जिनके पास खतरनाक वायरस स्ट्रेन था, फिर भी हम लोग अपनी जान पर खेल के वहाँ जाते थे और अपनी सेवा देते थे। यहाँ स्टेशन पर, यहाँ मंडी में, जहाँ जहाँ भी शरणार्थी रुके हुए थे, रोड पर खड़े हुए ट्रकों में हम लोगों ने बहुत सारी सेवाएं दी लोगों को। उस समय की याद करना, उसी समय ये ऑक्सीजन बैंक की स्थापना हुई थी। मैं उस रवि तिवारी को साधुवाद देना चाहूंगा, अमित भाई ने किया। एक दिन मेरे पास रवि तिवारी का फोन आया, बोले डॉक्टर साहब मुझे ललितपुर में सीटी स्कैन लगाना है, जितना भी बजट हो आप मुझे बताइए, 24 घंटे के अंदर आपको बजट ट्रांसफर कर दूंगा। आपके हॉस्पिटल में मुझे सीटी स्कैन लगाना फ्री, कोविड के मरीजों के लिए। उसमें सीटी स्कैन के लिए लोगों को झांसी जाना पड़ता था और ये बहुत मुश्किल काम था। गाड़ी में बैठ के 4 लोग जाते थे मरीज के साथ, वो चारों प्रभावित होते थे, लेकिन उसके बाद भी फैमिली को लोग लेकर जाते थे। तो रवि तिवारी की इस बात को मैंने ध्यान दिया और मैंने तुरंत जो है कंपनी को फोन किया, विप्रो जी कंपनी को। तो विप्रो जी कंपनी से 84 लाख का मैंने कोटेशन बनवाया, ऑर्डर किया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब मशीन को तो बहुत टाइम लगे, इस समय बहुत ऑर्डर है पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 मशीनें हमारी अभी ऑर्डर में जाना है।
जिस भावना से आपने ये मशीन मांगी है कि हमें ये जो है एक कहते हैं ना निस्वार्थ चलाना है, बिना किसी पैसे के चलाना है, चैरिटेबल जो है मशीन थी, तो उन्होंने कहा सबसे पहली मशीन अगर जाएगी तो वो इलेक्ट्रिक जाएगी। हमने उनको ऑर्डर कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं इसको अपने अस्पताल में नहीं लगा करके भविष्य में इसकी सेवाएं लोगों को मिले। तो मैंने आदमी भाई को फोन किया, मैंने भाई साहब मशीन आप बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सुधा मुझे लगाना है महावीर जी चिकित्सालय में, आप इस मशीन को अपने यहाँ लगवा लीजिएगा, भविष्य में भी चलती रहेगी। आपने कहा मैं सोच के बताऊंगा। मैंने जब इनसे बाद में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग का संस्था के सभी मेंबर्स का सोचना है कि किसी एक आदमी का नहीं, हमें कई लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये मशीन लगाना है। इसी बीच में शायद अमित जी की बात हो गई रवि तिवारी से और उन्होंने इसको ऑक्सीजन बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो वो मशीन जो है, लेकिन अब इस सेवादारों की निस्वार्थ भावना, ये किसी की पेड़ नहीं है कोई भी। तो यहाँ जैसे जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, मैं भी कई बार यहाँ आता हूँ, हमारे बीच जितने भी सेवादार जो खड़े हैं लाइन से देखेंगे तो यहाँ विनय कर्मकार जी, अभिवाद जी हैं, बड़े भाई अरविंद जी हैं, अंजन बाबा है, सक्सेना जी, भट्टाचार्य जी, इन सबको रेगुलर में जब भी आता हूँ सब मिलते हैं यहाँ। तो ऐसा समय देना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने इस विषय को चुना और IIM के माध्यम से MBA के सभी स्टूडेंट को, जैसे इन्होंने बताया कि 8000 मल्टीप्लाइड बाय 168 इतने छात्रों तक ये स्टडी जाएगी।